नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट वर्डिक्ट की, जो कि मुझे लगता है कि पूरे अपोजिशन, देश का पूरा अपोजिशन ये बात कह रहा था कि बंगाल में चुनाव इलेक्शन कमीशन करवा रहा है और इलेक्शन कमीशन ही लड़ रहा है। ममता बनर्जी से लेकर सब ने इस पर इतना ज़्यादा ऊधम मचाया था कि हर रोज़ सुप्रीम कोर्ट आते थे और सुप्रीम कोर्ट को एक समय पर कहना पड़ा कि भैया हम बंगाल के अलावा कुछ और भी सुनेंगे क्या। हालांकि वो इशू पहले से एसआईआर का तब शुरू हुआ था जब बिहार में ये मामला शुरू। हम आज कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई बैकग्राउंड नहीं बताएंगे, सीधा सीधा इस केस में जो इश्यूज पैदा हुए और उन इश्यूज के जवाब सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिए, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने जो जवाब दिए, उन जवाबों पर हम लोग सीधी सीधी वार्ता करेंगे कि आखिर इशू क्या था, जवाब क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट क्या किया। कोर्ट से मतलब है पीछे से क्या कहा। अब ये लैंडमार्क रूलिंग हमेशा के लिए बन गई है जब तक कि कोई बड़ी बेंच इस पर नहीं बैठती और आगे नहीं चलती। कॉन्टेक्स्ट हम सब जानते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था, जो कि सवाल इसमें आ रहा था कि एडीआर, महुआ मोइत्रा और इसके अलावा योगेंद्र यादव और पता नहीं कौन कौन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उनको ये लग रहा था कि मुसलमानों को भारत से निकालने की प्रक्रिया है एसआईआर, और ये कहा जा रहा था कि भाई ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है। हालांकि होम मिनिस्ट्री ने भी आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि होम मिनिस्ट्री का काम है और ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता कैसे तय कर सकता है या कैसे देख सकता है। तो चुनाव आयोग की पावर्स के ऊपर जो डिस्कशन होना था, जो सवाल खड़े किए गए थे, पहला स्टेचुरी अथॉरिटी कौन है। पहला इशू ये बना कि स्टेचुरी अथॉरिटी कौन है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर है सेक्शन 21(3) ऑफ आरपीए में, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में, क्या उनके पास स्पेशल रिवीजन की पावर है। एक क्वेश्चन ये बना। सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ तौर पे कहा कि हाँ, इलेक्शन कमीशन को पास पावर है और इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है। अब पीछे और क्या प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप इशू नहीं है। प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप को लेकर पहले 1995-96 में एक रूलिंग आई थी और वो रूलिंग ये आई थी लाल बाबू हुसैन की रूलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने, दोनों पार्टी से मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और जिन लोगों ने ये पिटीशन फाइल करी थी, उन सभी ने इसी जजमेंट को बेस बनाया। दोनों ने अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। हुसैन बाबू के केस में, या मैं कहूं कि लाल बाबू हुसैन 1995 के केस में सवाल ये था कि क्या कोई भी व्यक्ति जिसके पास डॉक्यूमेंट हैं, जो इलेक्टोरल रोल पर चढ़ा हुआ है, जिसका वोट पहले से बना हुआ है, जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, या सीधी सी बात कही जाए जिसके पास वोट पहले से बना हुआ है, क्या ये माना जाना चाहिए कि वो सिटीजन है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये माना जाने की, इट मस्ट बी प्रिज्यूम दैट ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि अगर किसी का इलेक्टोरल रोल पर नाम है, उसके पास वोट बना हुआ है, तो ये मानकर चला जाना चाहिए कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक है। अब यही बात यहां सामने आ गई। सिटीजनशिप का एडजुडिकेशन करने का अधिकार क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, ये बड़ा सवाल था। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लाल बाबू हुसैन के जजमेंट को पलट सकता है? क्योंकि अगर इलेक्टोरल रोल पर पहले ही से नाम है तो ये माना जाना चाहिए कि भाई वो तो भारत का नागरिक है। तो आप क्यों नागरिकता चेक कर रहे हैं? क्या आप सिटीजनशिप एडजुडिकेट कर सकते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप तो एडजुडिकेट नहीं कर सकता, लेकिन सिटीजनशिप का प्रमाणन जरूर कर सकता है, प्रमाण जरूर मांग सकता है। प्रमाण जरूर मांग सकता है, यानी कि अगर किसी के पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, उसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन को यह डाउट है कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट आर्टिकल 324 में यह है कि भारत का नागरिक ही वोटर होना चाहिए। तो अब भारत का नागरिक है कि नहीं है, ये तय तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्रॉस वेरीफाई जरूर कर सकता है कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं, मतलब ये देख सकता है कि वो पीछे से उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। कुल मिलाकर बर्डन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ,
बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि ये कौन सिद्ध करेगा कि नागरिक है कि नहीं है। लाल बाबू के केस में ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर उसके पास वो इलेक्टोरल रोल पर है तो ये माना जाएगा कि वो सिटीजन है, और अगर ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो सिटीजन है तो जो कह रहा है कि वो सिटीजन नहीं उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये सिटीजन नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि तुमको अगर मुझे डाउट है तो तुम सिद्ध करो कि तुम भारत के नागरिक हो कि नहीं हो। अब ये शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ शिफ्ट हो गया कि मैं तो यहां पर रह रहा हूं, मैं यहीं पैदा हुआ हूं, मैं बहुत वर्षों से यहां पर रह रहा हूं, अब ये प्रिज्यूम करो कि मैं नागरिक हूं। अब आपको लगता है मैं नागरिक नहीं तो आप सिद्ध करिए, जबकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है तुम्हारा नागरिकता का प्रमाण पत्र लेकर आओ, एंसेस्ट्रल 2002 से पहले की लिंक लेकर आओ, 2004 से पहले की लिंक लेकर आओ, 2004 में संशोधन हुआ था और उस संशोधन में ही ये कहा गया था कि भाई वो दोनों माता पिता में से दोनों ही भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर दोनों भारत के नागरिक नहीं हैं तो फिर उनके बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। ये संशोधन चूंकि सिटीजनशिप एक्ट में हो गया था 2002 से लेकर 2004 में, तो फिर सीधी सी बात है कि अब भले ही तुम्हारे पिता भारत के नागरिक हों, भले ही मां भारत का नागरिक हो, लेकिन दोनों अगर नहीं होते, यानी कि 2002 से पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके मां और पिता दोनों ही भारत के नागरिक हैं। अगर वो उस समय माइनर थे तो उनके मां और पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। कुल मिलाकर 2002-2004 के बाद 2000 खासतौर से 2003 से पहले और बाद ये सब शिफ्ट हुआ। तो अब क्या बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है नागरिक के ऊपर? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो क्रॉस चेक करने की बात है, टेक्नोलॉजी बनाम ह्यूमन ओवरसाइट, ये एक इशू उन्होंने कहा कि ये भी है कि लोकल नेम वेरिएशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर पर नाम चढ़ते हैं, नहीं चढ़ते हैं, गलत हो जाता है, सही हो जाता है, इन सब के बावजूद अगर रेड फ्लैग चुनाव आयोग लगा देता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैनुअल वेरिफिकेशन किया जाए। अब आधार अगर लगा हुआ है तो क्या आधार उसका फाइनल है? तब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, आधार प्रूफ इज अ रेजिडेंसी प्रूफ नॉट अ सिटीजनशिप प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। किसी के पास भी आधार है वो उसकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार केवल और केवल उसकी निवासिता का प्रमाण हो सकता है कि इस व्यक्ति का ये एड्रेस है, ये यहां पर रहता है, इसलिए आधार सोल बेस नहीं हो सकता। आर्टिकल 324 में पूरी पावर इलेक्शन कमीशन को है कि वो सुपरिंटेंडेंस करे, वो कंट्रोल करे, इलेक्टोरल रोल की प्योरिटी करे और उसको प्योर रखे। अब एनआरसी है क्या? तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सॉफ्ट टच है। एनआरसी जब लाल बाबू के केस में या उससे पहले के केसेस में, अभी जजमेंटों का भी हवाला दूंगा, उसमें सॉफ्ट टच है क्या? तब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये सॉफ्ट टच है, वो हार्ड टच था। वो पुलिस कर रही थी, जो पहले हो रहा था वो पुलिस कर रही थी, और अभी जो हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का मतलब वो सब सुधार कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो दी वो कहा इलेक्शन कमीशन वो किसी के ना, उसके पास स्टेटूटरी पावर है और वो किसी आउटसाइडर का वोट रोक सकता है। एसआईआर उसकी पास प्रोपोर्शनैलिटी में फुल राइट है। एक्यूरेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस है, और ह्यूमन ओवरसाइट सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रिवेल करेगी। इसलिए घर घर जाकर लोग जो वो कर रहे थे वो वैलिड था। अब इसके पीछे का लाल बाबू हुसैन का जो जजमेंट सिटीजनशिप का दिया था, उस समय हुआ क्या था, 1995 से पहले सरकार ने वेरिफिकेशन करवाने शुरू कर दी कि भाई भारत के नागरिकों, क्योंकि ये समस्या तो उस समय आई गई थी कि भाई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब इन्फिल्ट्रेशन की इस समस्या में जो जवाब आना है वो ये आना है कि भाई कौन ढूंढेगा? तो कौन ढूंढेगा? तो इलेक्शन कमीशन ढूंढेगा क्या, या फिर कौन ढूंढेगा? तो उन्होंने उस समय कहा था प्रिज्यूम करो कि ये है। अब आपको लगता है ये सिटीजन नहीं तो लेकर आओ। यहां पर उन्होंने कहा कि ये सिटीजनशिप ढूंढने का प्रक्रिया नहीं, ये तो वोट बनाने की प्रक्रिया है, वोट का क्रॉस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। इसलिए पूरी पावर आर्टिकल 324 में है। ये जो लाल बाबू हुसैन का मामला है उसका उलट मामला, ये सॉफ्ट टच है, वो हार्ड टच था। वो पुलिस कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, इसलिए वो केस यहां पर लागू नहीं होता। हालांकि इसी प्रकार का एक केस कमलनाथ, आपको याद होगा मध्य प्रदेश का चुनाव 2018 में उन्होंने लड़ा था, और कमलनाथ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाते हुए प्रिवेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर है
कि वो लिस्ट छुपा कर रखा, लेकिन कोई भी लिस्ट, जैसा इसमें कहा जा रहा था लिस्ट को पब्लिश कर दीजिए ऑनलाइन, उन्होंने कहा देखो भाई प्राइवेसी का मामला आता है, कोई भी लिस्ट ऐसे पब्लिश नहीं की जा सकती, जब जरूरत पड़ती है तो इलेक्शन कमीशन उसको इशू करता है। लेकिन आप ये कहेंगे परमानेंट वो पब्लिश करके रखी जाएंगी, वो वोटर लिस्ट उस पर जाएगी, तो ये नॉन सर्चेबल, आप कह रहे हो नॉन सर्चेबल पीडीएफ बना दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई देखो ये जो है वो प्राइवेसी का मामला है, और इस मामले में सामने से चलें कि एक्सपर्ट स्टेटस ये है कि वो लिस्ट का मैनिपुलेशन हो सकता है, इसलिए वो पीडीएफ ऐसी नहीं डाली सकती जो सर्चेबल हो। इसी प्रकार का एक केस इंद्रजीत बरुआ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1984 में भी आया था, और उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कहा था रूल दैट एन इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल रोल वाज डिफेक्टिव। अब ये बंगाल का मामला है, जब उन्होंने कहा कि साहब इलेक्टोरल रोल डिफेक्टिव था तो हम इलेक्शन चैलेंज करने, तब सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इंद्रजीत बरुआ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1984 में भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है कि एक बार जो लिस्ट बन गई वो डिफेक्टिव है, सही है, नाम उसमें चढ़े हैं, उतरे हैं, कम हो गए, ज्यादा हो गए, इसका इलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इलेक्शन फाइनल। नहीं, देखिए बंगाल का इलेक्शन फाइनल है, भले ही उसमें 20 लाख 25 लाख 15 लाख जितने भी वोट अभी डिफेक्टिव थे, तो तब भी इसी प्रकार का एक मामला 2004 में आया था, चीफ इलेक्शन कमीशन वर्सेस जन चौकीदार। जन चौकीदार एक एनजीओ का नाम हो सकता है, जन चौकीदार। तब कहा था राइट टू वोट इज ए स्टैट्यूटरी प्रिविलेज नॉट ए फंडामेंटल राइट। जब वो कोई कहता है कि नहीं नहीं साहब हमारा वोट पड़ा ही नहीं, इसके बगैर चुनाव कैसे हो सकता है, उन्होंने कहा ये स्टैट्यूटरी राइट फंडामेंटल राइट नहीं, इसलिए फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आने की वजह से चैलेंज नहीं हो सकता। ये जो 15-20 लाख वोट वहां नहीं पड़ पाए हैं, या फिर 15-20 लाख डाउट है, वो चैलेंज नहीं कर सकते, उनके आधार पर ना ही चुनाव डिसमेंटल हो सकता है और ना ही ये उनका फंडामेंटल राइट है। ये एक स्टैट्यूटरी यानी कि कानूनी अधिकार है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दे रखा है। इसी प्रकार 2001 में एआईएडीएमके वर्सेस चीफ इलेक्शन कमीशन का भी केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया था, और आर्टिकल 324 की पावर को यहां चैलेंज किया गया था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी इस विषय पर करना है आर्टिकल 324 को, वो पार्लियामेंट का काम है, मेरा नहीं, कि हम इलेक्शन कमीशन की पावर को ओवरराइड कर जाएं या कुछ कर दें। ऐसा ही 1969 में काबुल सिंह वर्सेस इलेक्शन कमीशन आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्टोरल रोल कैन नॉट बी असेल्ड इन इलेक्शन प्रोसीडिंग। इलेक्शन प्रोसीडिंग के दौरान इस पर कुछ नहीं हो सकता। और राइट टू प्राइवेसी के पुट्टुस्वामी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में यह कहा था कि किसी का भी जो राइट है, जो उसकी डिटेल है, वो डिटेल सार्वजनिक नहीं की जा सकती जब तक कि पर्पसफुल कोई काम ना हो। 2002 में आपको याद होगा मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, और ये स्पेशल रेफरेंस आया था जेम लिंग दो चुनाव आयोग हुआ करते थे। मोदी जी ने अहमदाबाद में भसड़ के बाद दंगा दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था और चुनाव जल्दी करवाने की बात कही थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं हम टाइम लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्शन कमीशन को पूरी पावर है कि वो अपने हिसाब से इस पूरे सिस्टम को देखे और जब उसको उचित लगे तब ही वो चुनाव करवाए, जब वो फाइनल कर ले कि ये जो मामला है, ये जो लिस्ट है या चुनाव किस समय होना चाहिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन की पावर को यहाँ चैलेंज नहीं किया जा सकता। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 इशू बनाए थे, उन 6 के 6 इशू पर इसी प्रकार का जजमेंट देके क्लियर कर दिया। अब कभी अगर कोई बड़ी बेंच बैठती है इन विषयों पर, तब की बात अलग है कि वो कैसे डील करेंगे। लेकिन आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर क्लैरिफिकेशन दिया और बंगाल के चुनाव को क्लीन चिट दे दी गई है। इसके अतिरिक्त देश भर में एसआईआर को क्लीन चिट दे दी गई है। और ये हम सबको मालूम ही है कि होम मिनिस्ट्री, चूंकि लगातार कहा जा रहा था कि ये होम मिनिस्ट्री का काम है, तो कल होम मिनिस्ट्री ने एक कमीशन भी बना दिया है। वो कमीशन देश में डेमोग्राफी चेंज को लेकर और देश में हो रहे बदलाव को लेकर वो काम करेगा। इस पर एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। उसके कानून क्या है, उसका अप एंड डाउन क्या है, उसके प्रोविजंस क्या हैं, उसकी और चीज़ें क्या हैं, इस पर हम लोग निश्चित तौर से एक अलग से बताएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा इशू है। 15-20 मिनट उसमें लगने वाले हैं, इसलिए उसको अलग से रिकॉर्ड करेंगे। आपको जो लगता है आप निश्चित तौर से हमको व्हाट्सएप करिए। आपको जो लगता है आप हमें लिख कर दीजिए, मेल करिए, या फिर नीचे दिए हुए ये कमेंट बॉक्स रहता है, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखकर डिस्कशन करिए। हमारी टीम उसको देखेगी, अगर करने लायक है तो हम आपको संपर्क भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।